और रिवीजन के इस दूसरे यानी तीसरे क्लास में आपका स्वागत है। पीछे के दो मैंने आपको चैप्टर के शॉर्ट शॉर्ट रिवीजन करवाए। आज मैं थर्ड चैप्टर के रिवीजन के लिए हूं आपके पास, और ये है लीनियर इक्वेशन। जहां तक बात लीनियर इक्वेशन में है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट के हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात वर्ड प्रॉब्लम सबसे फर्स्ट है आपके स्क्रीन पे। देखिए, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लीनियर में भी कई बार, क्वाड्रेटिक में भी पूछे जाते हैं। कंसेप्ट समझना है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या। ओके, तो सबसे पहली बात तो जो हमें निकालना होता है उसे हम पहले लेट कर लेते हैं। तो लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टीम हमने मान लिया x किलोमीटर पर, और वैसे भी स्पीड ऑफ बोट इन स्टीम, अब को थोड़ा मैं अभी छोड़ता हूँ, वो आप लगाते रहिएगा, y किलोमीटर पर। अब क्या है कि जब हम अपस्ट्रीम की बात करेंगे, जब हम बात अपस्ट्रीम की करेंगे, तो क्या करते हैं अपस्ट्रीम में? अपस्ट्रीम में हम स्पीड को माइनस करते, और ऐसे ही जब डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, तो डाउन स्ट्रीम में हम क्या करते हैं? स्पीड को प्लस करते हैं। ये दो बातें हमें ख्याल रखनी है। और अब यहां से चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा कि ए बोट कवर्स 14 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। 14 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम में जाता है और 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है। कितने देर में? 7 आवर्स में। हमें देखना होता है कि टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम 7 आवर्स। तो टाइम का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? टाइम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब हम यहाँ पे बड़े प्यार से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि 14 किलोमीटर तो ये डाउन अप स्ट्रीम में गया, तो अप स्ट्रीम हमने माना है x माइनस r, और कितना? 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, यानी 24 अपॉन x प्लस वाई, और दोनों मिला इसने जो टाइम लिया वो 7 आवर्स का। तो ये हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, और ऐसे ही फिर से लिखेंगे अगेन। और दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है ये कि 22 किलोमीटर अब स्ट्रीम में जा रहा है ये, और 34 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है ये, और तब लेता है ये 10 आवर्स। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ से हमें समझना है कि हम इसे कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, इस वर्ड प्रॉब्लम को चूज करने का मेरा मतलब सबसे पहले ये था कि अब रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन करने में हम सारी चीजों को डीपली तो नहीं पढ़ते। तो मैं ये देखता हूं कि एक ही क्वेश्चन में अगर मैं आपको दो चार कंसेप्ट समझा सकूं तो वो अच्छा होता है। और इसीलिए मैंने इन क्वेश्चन में आपको, अब देखिए सिलेबस की जहां तक बात है, तो सिलेबस में गवर्नमेंट समय समय पे चेंज करते रहती है। लेकिन आप ये समझ के चलिए कि प्रॉब्लम सारी ही सोल्व करनी है आपके, पढ़ना आपको सारा ही है। अब देखिए बेटा, इसमें क्या करेंगे? तो हमने आपको बताया था कि जब इस तरह से फ्रैक्शन में कोई मामला आता है, और वो भी दोनों इक्वेशन में यहाँ भी सेम नजर आ रहा है, यहाँ भी सेम नजर आ रहा है,
तो 1/x - y को हम u मान लेते हैं और यहाँ पे 1/x + y को हम v मान लेते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो ये इक्वेशन बदल जाता है 14u 24v = 7 and 22u 34v = 10। और ये अब हम मान लेते हैं थर्ड और फोर्थ। और फिर आपको मालूम है कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं, इक्वेट करके, है ना, एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सोल्व। अगर देखिए मैं रिवीजन करवा रहा हूं, अगर अगर किसी को इन बेसिक चीजों को जहां पर मैं लाके क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं, अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, बिना झिझक के मैं उसका भी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ओके, शर्माना नहीं। अब यहां से हम आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूंगा आपसे। सेकंड क्वेश्चन आने से क्या निकलने वाला है, ऐसा जो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है और क्यों शॉर्ट है। और फिर मैं बात कर रहा हूँ, देने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन जो करवाता हूँ वो मांगते हैं, ये मैंने कई बार साबित कर दिया बाय एक्सपीरियंस, और कुछ मत समझना मुझे। अब मैं अगले सवाल की बात करता हूँ और ग्राफ की बात करता हूँ। देखिए अगले सवाल में क्या कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ 2x + y = 6, 2x - y + 2 = 0। आप ये ध्यान रखेंगे कि ग्राफ वाले क्वेश्चन को जब मैं भी करवा रहा हूं, उसके बाद मैं बीच बीच में कुछ होमवर्क भी दूंगा जो आप खुद से करें, है ना। तो अब ये हमारे पास आ गया। अब कह रहा है कि set the region bound with these lines and x-axis, find the area of the square। सबसे पहली बात तो ग्राफ बनाना आ जाए ना। अब पहले मैं बात नहीं समझाऊंगा इस बात को, पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा। यहाँ से आपको जो भी आसान लग रहा हो निकालना वो आप निकाल लें। जैसे मुझे दिख रहा है कि y की वैल्यू मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूं, 2x को ट्रांसफर। और अगर यहाँ पे y निकाला है आपने तो यहाँ भी आप y निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 2। अब बहुत आसान है, देखिए दो टेबल हमने बनानी होती है और टेबल में हम क्या करते हैं बेटा, टेबल में हम जो राइट साइड लिखा हुआ है इसे ऊपर लिखते हैं, लेफ्ट साइड नीचे। अब यहाँ पे हमारी मर्जी है कि हम x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, ये मर्जी तो है हमारी, लेकिन हम थोड़ा सा अपनी एक्यूरेसी के लिए हम कोशिश करते हैं कि दो पॉजिटिव हो जाए, दो निगेटिव हो जाए, एक जीरो अगर हो सकता है तो बहुत अच्छा है। अब जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि 2 हो जाए x की जगह, तो 2 2 = 4, यानी इसकी भी वैल्यू 1। मैं सोचता हूँ 1 हो जाए, 2 1 जा 1, यानी कि 2 1 जा 2, यानी कि वैल्यू 4 आ। और ऐसे ही अगर मैं जीरो करूं तो आ जाएगी। अब मैं -1 ले लेता हूं तो ये 8, और -2 ले लेता हूं तो ये 10। एक का टेबल हमने बनाया, अब दूसरे का टेबल ऐसे बनाएंगे। दूसरे के टेबल के लिए हम देखिए ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। जो राइट साइड में वेरिएबल है इसे मैं ऊपर लिखूंगा, इसे नीचे, और फिर मैं एक बार 2 पुट करता हूँ, एक बार 1 पुट करता हूँ, एक बार 0 लिखता हूँ, एक बार -1 लिखता हूँ, और एक बार -2 कर दिया।
वैल्यू आ गई। अगर यहाँ भी आपको कोई दिक्कत होगी तो बेटा जरूर बताइएगा, मैं फिर स्पेशल वीडियो शॉर्ट वीडियो इस पे बना दूंगा, सब कमेंट बाजी होगी। अब क्या है कि मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करने की जिम्मेवारी आपकी है। मैं थोड़ा सा आपको रफ स्केच करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जीरो है और 3 4 1 भाग जाए है ना, बिहारी बाबू से ना भागा है नहीं। अब ये बेटा देखो, -1 -2 -3 -4 ऐसा कुछ करते हैं। अब देखो जैसे हमें 2 और 2 को प्लॉट करना है तो x पे 2 है। देखो आप जानते हो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, तो x पे 2 है, तो x पे 2 पे जाके खड़े हो गए, और यहाँ y पे भी 2 है, तो अब यहाँ से लुढ़क के, ये y है ना, तो यहाँ से लुढ़क के y पे जाके जहाँ पे ये दोनों मिलते हो यहाँ एक डॉट, ऐसे अब 1 4 है, x के अब जाके 1 तक खड़े हो गया, और 4 यहाँ है, तो 4 पे यहाँ आके इधर से 4 इधर से 1 यहाँ पे लगा दिया। अब मैं सिंपल आपसे बात कर रहा हूँ। अब क्या है कि मान लो ये, सपोज कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसी लाइन है, सपोज ये ऐसी लाइन है और सपोज ये इधर से ऐसी लाइन, ठीक है, ऐसी। अब ये एक एरिया जो हमारे पास आ गया, ये सैडन पीस का हो गया, ये वाला। अब इसका एरिया आपसे पूछा है, हमें दिख रहा है ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का एरिया कहीं ना कहीं अगर ये ओरिजिन है तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे होते हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बहुत अच्छे से पॉसिबल है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस हाइट। तो अब देखिए बेस, बेस का मतलब है यहां से लेके, और ये जो मान लो -2 था, तो यहां तक का डिस्टेंस तो हम देख लेंगे ना, 1 2 2 इधर, और 1 2 3 3 इधर, यानी कि ये 5 का तो इसका बेस हो गया, और हाइट इसकी 5 ही होगी। मैं रफली स्केच कर रहा हूँ बेटा, मैं बात आता हूँ। तो हाफ इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप कोई भी सैडन एरिया होता है उसका आप आसानी से एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ध्यान रखेंगे और सॉल्यूशन जरूर करेंगे, मेरी हवा हवाई बातों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं तो रिवीजन कर रहा हूँ, आपको करना है रिवीजन, तो आपको सोल्व करके देखना ही होगा, बिना सोल्व नहीं हो सकता। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और मैं आपसे बात करने वाला हूँ अगले सवाल की। और बेटा अगला सवाल है कि ये 2 डिजिट नंबर, अच्छा यहीं पे मैं ये चाह रहा हूँ कि, चलो छोड़ो कोई नहीं, आगे यहाँ एक क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखें, ये आपका होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन को आप करके देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो है ना, इस क्वेश्चन, अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, देखो आप स्क्रीन पे, इन 2 डिजिट नंबर इन 4 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। अब यहां समझना हमें ये है कि 2 डिजिट नंबर क्या, 2 डिजिट
बहुत कंफ्यूजन होता है कि डिजिट क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं, इसमें। तो देखो, अगर एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि 21 लिख दिया। अब 21 जो है ये तो नंबर है, लेकिन डिजिट क्या क्या है? डिजिट एक 2 है और एक 1 है। आप जानते हैं इसको वंस प्लेस पे कहते हैं और इसको टेंस प्लेस पे कहते हैं। तो ये वंस प्लेस और टेंस प्लेस के डिजिट्स है, और जब ये डिजिट आपस में मिलते हैं तब नंबर की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखें तो एक 2 डिजिट नंबर कह रहा है कि मान लीजिए, थोड़ा स्पष्ट रूप से लिख के ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, हम मान लेते हैं कि लेट वन डिजिट इज y and 10th डिजिट x। तो फिर यहां से नंबर हमारा क्या बनेगा? 10x प्लस y। ध्यान से समझना है, वंस वाले डिजिट को हमने सिंपली प्लस किया है, टेंस वाले पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। वैसे भी जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 21 का, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 प्लस 1, यानी टेंस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो यूनिट वाले रहते हैं वो सिंपली ऐड करते हैं। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे आपने क्या किया, जो वंस और टेंस वाला था उससे एक ओरिजिनल नंबर बना। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सवाल। देखो, सवाल यानी क्वेश्चन क्या कहता है कि जो 2 डिजिट नंबर है, यानी कि जो 10x प्लस वाई है, यही नंबर है आपके पास, इज 4 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। जो डिजिट के सम है इसके 4 टाइम्स से 6 ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है। अगर 6 ये ज्यादा है तो उल्टी साइड में ही हमें प्लस करना पड़ेगा 6। अब यहाँ से एक इक्वेशन बन जाए हमारे पास 10x प्लस 5 और y प्लस 6, यानी कि सबको उल्टा उल्टा कर दिया जाए अगर, तो आपको करना ही आना होगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ये काम आपका है। तो ये आप कॉमन लेंगे और फर्स्ट इक्वेशन आप फिर बना सकते हो, या तो अगर आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम है तो आप इक्वेशन। अब अगले सवाल में आता है बेटा, इसी में दूसरे पार्ट में आता है कि इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 21 नंबर, if 18 is subtracted from the number, the digit are reversed। अब देखो 18 जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है, सबसे पहले हमें ये देखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं। अब हमें देखना है कि पहला जब 18 इसमें माइनस कर दोगे ना तो ये नंबर रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स में मतलब है कि वंस वाला टेंस की जगह आ जाएगा और टेंस वाला वंस की जगह। मैं यही पे लिख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। अगर रिवर्स नंबर है तो ये 10y प्लस x। तो देखो, ओरिजिनल नंबर ये है, रिवर्स नंबर ये। रिवर्स होता है क्या, कह रहा है कंडीशन कि अगर 18 सब्ट्रैक्ट किया जाए ओरिजिनल नंबर में तब रो जी हमारा क्या है, आप लोग ओबीसी कर देंगे। अब सबको एक साथ में कर लो तो 9x माइनस 9y इक्वल टू 18। यहाँ से भी कॉमन लेके आप सेकेंड इक्वेशन उठाओगे और फिर यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू जानते हो ना, एलिमिनेशन मेथड, वहां से निकाल के और फिर हम इसको ओरिजिनल नंबर बता देंगे कि वही 10x प्लस वाई हमारा एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, जो आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब यहां से अगले सवाल की तरफ भी चल लेते हैं। एकदम देखिए, आपके लिए मैं खुद
ढूंढ ढूंढ के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन तैयारी करता हूँ मैं, फ्रिक्वेंटली देखता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ, और एनालाइज करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि मैं अपने बच्चों को ऐसा क्या करवाऊं जो वो ये कहे कि हाँ सर, आपने जो करवाया था वो आ ही गया। तो अब मैं अगले सवाल की तरफ चल लेता हूँ बेटा, और बात करता हूँ कि एक बहुत ही कंफ्यूजन वाले टॉपिक। मैंने बोर्ड में जब इस क्वेश्चन को देखा था तो मैं समझ गया था कि अच्छा, बच्चों को गोल गोल घुमा दिया है। कैसे? द sum of the ages of two children is 8 and the ages of the father is twice the age. Okay. After 20 years, his age will be equal to the addition of the ages of his children. Addition of uh, the ages of his children. Find the age of father. तो अब सबसे पहली बात बेटा हमें ये देखना, ध्यान से समझना, कि अगर इसने कहा, क्या कहा इसमें, इसने आपसे कहा कि सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रन, यहां ध्यान देना, ए और एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर टू एज, टू एज। तो जब 20 ईयर्स के बाद की बात ये करेगा, ध्यान रखिए, तो 20 ईयर्स के बाद एज ऑफ टू चिल्ड्रन कितना हो जाएगा, ए, और 20-20 साल दोनों बढ़ गए, 20 ईयर्स आफ्टर, यानी 20-20 साल दोनों बढ़े, इसी को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए प्लस कितना, 40, कितना हो गई, ए प्लस 40, और एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा, तो फादर तो 2 थे, तो 20 साल के बाद 2 प्लस कितना हो जाएगा, 20। अब यहीं से हमें समझना है कि ये कह रहा है कि जो ए प्लस 40 होता है ना, कह रहा है जो ए प्लस 40 यानी चिल्ड्रन वाला एज होता है टोटल, वो बाप के एज के बराबर। अब उसको आप ट्रांसफर करेंगे, यानी कि ए की वैल्यू 20 आ गई, है ना, तो चिल्ड्रन का एज 20 आ गया, फादर का अपने आप आ जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा भेजे लगाने वाला क्वेश्चन है, जहाँ पे कि छोटी सी बात में आप कंफ्यूज हो। अब मैं बात करूंगा आपसे अगले सवाल की, फटाफट देखते जाइए। अगले सवाल में हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जहां हमने एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो 3 कंडीशन है कोइंसिडेंट के, इक्वल रूट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, उन कंडीशन को याद रखना है, उसमें एक क्वेश्चन आएगा। अब जैसे ये हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, जैसा आप देख रहे हैं 7 और p प्लस q प्लस 1 x
p प्लस 2q प्लस 2y 4p प्लस q प्लस 1। कहें कि भाई रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन जनरली देखो, मैं आपको सीधा सीधा बात बता देता हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, ज्यादा मैं रूल रेगुलेशन पे नहीं आता हूँ। सीधा क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है वो लिखिए, यहाँ दूसरे इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो लिखिए। ऐसे ही इधर x का कोफिशिएंट जो है दूसरे इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो लिखिए। और फिर ऐसे ही जो इक्वल के बाद का मामला है उसे एलिमेंट लिखिए। और यहाँ से अब तीनों जब इक्वल है बेटा, तो ये दोनों भी एक बार इक्वल हो सकते हैं और एक बार ये दोनों इक्वल। दो इक्वेशन बन गई ना, एक बार दोनों को पुट करना है इक्वल, एक बार इधर दोनों को पुट करना है इक्वल। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी और क्यू के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन दो बन जाएंगे और दोनों को सोल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको बढ़ा देता हूँ, 2p प्लस 2q सॉरी 4q प्लस 4 इज इक्वल टू 3p प्लस 3q प्लस। ये हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर, है ना। तो जब हम इसे करेंगे, अब सबको एक साथ में हम कर लेते हैं, तो सबको मैं इधर ले आते हैं, -p प्लस q और इज इक्वल टू -1। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। ऐसे ही जब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन और आ जाएगा, उसे क्रॉस कर लेंगे और फिर इन दोनों इक्वेशन को लीनियर मेथड से सॉल्व। तो ये जो है आपको थोड़ा सा ट्राई करना है, क्योंकि सारा कुछ बना बनाया तो आपको जितने सैंपल पेपर और ये वो आप तैयारी करते हैं उन सब पे मिल जाएंगे, है ना। अब रिवीजन टाइम है तो इतना जल्दी तो मैं आपको नहीं दे सकता, तो थोड़ा थोड़ा आप समझे। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात मैंने आपसे की, और अब मैं आपसे बात करूंगा किसकी, रेशियो वाले क्वेश्चन। देखिए ध्यान से क्या कहते हैं कि द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3। देखो रेशियो वाले में हमें गुरुजी ने क्या पढ़ाया था कि अगर रेशियो कोई क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट रेशियो कांस्टेंट इज इक्वल टू। अब कह रहे हैं कि भाई दो नंबर है जो 2:3 है, ठीक है ना। और तो दो नंबर कौन से हो जाएंगे, तो फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा बेटा 2x और सेकेंड नंबर हो जाएगा 3x। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब कह रहा है क्या कि अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट नंबर से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं और सेकेंड से 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशियो जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है किसके, ओरिजिनल नंबर के, ओरिजिनल रेशियो के रेसिप्रोकल। तो ओरिजिनल रेशियो के रेसिप्रोकल में क्या आ जाएगा, ओरिजिनल रेशियो में हमारे पास क्या है, रेशियो 3, तो यहाँ हो जाएगा रेशियो। अब हेलो, ओके, तो अब यहां से हम क्या करेंगे बेटा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 9x माइनस 24। अब तो आपको निकालना आता ही है, क्या करेंगे 5x और इधर 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी s। तो ये बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम आपको समझना है ये। और अब आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन जरा ध्यान से देखें। देखिए क्वेश्चन बड़े इजी है, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, ये सबसे बड़ी चीज है। और
इसके आगे आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। देखिए एक क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको कि 4900 150 बच्चों 150 चिल्ड्रन में बांटना है और हर लड़की को गर्ल्स को 50 रुपए मिल रहे हैं और बॉय को 25 रुपीज मिल रहे हैं। अब आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ बॉयज बताएं, तो भाई ये पूछोगे तो मानना तो दोनों ही पड़ेगा ना। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वन। तो एक को 150 बच्चे हैं 150 स्टूडेंट है यानी कि x प्लस वाई 150। यहाँ से एक इक्वेशन तो ऑलरेडी अपने पास है। फिर से अगेन अब कह रहा है कि भाई 50 रुपए जो है वो हर गर्ल को देते हैं यानी कि और 25 रुपए बॉयज को देने हैं। तो 25x और 50y और कुल मिला के इसे बांटने कितने हैं 4900। तो यहाँ से एक और कॉमन लेके आप इक्वेशन बना सकते हो। कॉमन ले लोगे। अब देखो दो इक्वेशन बन गए आपके पास और दोनों को फिर हम सोल्व कर देंगे एलिमिनेशन से। तो ये हमारा फिर एक्स वाई आ जाएगा। अब आपसे जो पूछा है वो इसको बता दे। क्लियर है? मैंने एक एक टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं और फिर मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा जो आप करके देखें और वो भी जो होमवर्क है वो आपके क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। लेकिन होमवर्क का मतलब ये नहीं है कि आप अगर कोई दिक्कत हो मैं कहता हूँ ना फ्री सेवा है। मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करूँ और ना करूँगा। आप जो है मैं किसी टाइप का सवाल करो ना हम जवाब देने को तैयार है। अब देखो अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं और ये कहता है कि 51x 23y 116 23x 51y 106 है और हमें सॉल्व करके हमें फाइंड करना है x प्लस वाई। तो हमेशा देखो यहाँ ऐसे क्वेश्चन पे बहुत कंसंट्रेट करो बेटा। ध्यान दो ऐसे क्वेश्चन में अक्सर हम लोग गलतियां कर ही देते हैं। क्या गलतियां करते हैं मालूम? फिर इसको लीनियर एलिमिनेशन की तरह 23 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 51 से इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर मामला हो जाता है खराब क्योंकि कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो जाता है। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आपको इक्वल ऐसा कुछ नजर आता है तो आप इसको फर्स्ट मान लीजिए इसको सेकंड मान लीजिए और फर्स्ट माइनस सेकंड कर दीजिए एक बार और एक बार कर दीजिए फर्स्ट प्लस सेकंड। एक बार दोनों इक्वेशन को छोड़िए और एक बार माइनस। जब आप माइनस करेंगे तो 23 8 31 20 यानी कि 28 और ऐसे ही जब इसको माइनस करेंगे तो 28 तो आएगा लेकिन माइनस इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 में से 6 गया तो 10 ऐसा आएगा 28x माइनस 28y और इज इक्वल टू 10। अब आपको जो कॉमन लेना है तो ले लेंगे उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब यहाँ प्लस कर लेते हैं प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा ये 74x ये भी हो जाएगा 74y और इसको माइनस कर लेते हैं तो 222। अब यहाँ भी आपको अगर कॉमन लेना है तो कॉमन ले सकते हैं और अदरवाइज ये हमारा सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हो गया और बड़े प्यार से हम सोल्व कर सकते। तो हमेशा आप ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जहाँ पे कि दोनों इक्वल आपको नजर आते हैं तो वहां पे एक बार इन्हीं इक्वेशन को प्लस करना है एक बार इन्हीं इक्वेशन को माइनस करना है और फिर जो मामला बनता है उसे सोल्व करना है। इससे आपका जो सॉल्यूशन है वो आसान हो जाएगा और कोई एरर भी नहीं होगा।
अब हम चल लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन में हम बताएंगे आपको एक प्रॉपर्टी जो आपने अगर इंग्लिश में हवा हवाई करके पढ़ाई करते हैं या पढ़े हैं, या आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हमने पढ़ लिया क्या हमने देख लिया। करवाना नहीं है, मैं आपको बिल्कुल आराम से सोल्व करवा देता हूँ। भाई देखो, एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन पे आज बात करेंगे आपसे इस क्वेश्चन के बाद कि एक्सपेक्टेशन क्या है। लेकिन देखिए ये जो एबीसी है ना, एबीसी जो क्वेश्चन आप कर रहे हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मैं ज्यादा आपको डीपली ध्यान नहीं दूंगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है बेटा कि जो आमने सामने की अपोजिट एंगल जो होती है उनका सम 180 यानी वो सप्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के। यानी कि जब साइक्लिक है तो एंगल ए और एंगल सी मिलके 180 होना चाहिए, और ऐसे ही एंगल बी और एंगल डी मिलके 180 होना चाहिए। एंगल ए की वैल्यू पुट कर दो 2x माइनस 1, सी की वैल्यू पुट कर दो 2y प्लस 15। अब यहां से आप समझ ही सकते हो, इक्वेशन तो आप बना ही लोगे दाएं बाएं करके। और फिर यहाँ भी ऐसे ही एंगल बी की वैल्यू पुट कर दो और एंगल डी की वैल्यू निकाल लो, और यहां से आप एक और इक्वेशन निकालोगे तो दाएं बाएं करके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन आपके पास आएंगे। और फिर दोनों को सोल्व करके जब एक्स वाई निकालोगे तो फिर सारे एंगल भी आपके आ जाएंगे, या एक्स वाई पूछे तो एक्स वाई बता देंगे इसको। कैसा लगा? तो हम बात कर रहे थे एक्सपेक्टेशन। हर घर की ये एक घर घर की कहानी है। माँ बाप गुरु बच्चे से खूब एक्सपेक्टेशन। मैं बिहार से हूँ। बिहार में देखेंगे अब तो थोड़ा ट्रेंड बदला है, और भी जॉब्स जो है वो माइंड में आ गए। नहीं तो सोते जगते देख, तेरा वो जो है इंजीनियर है, तेरा फूफा जो है वो डॉक्टर है, तेरा वो ये है। बचपन से फोर्थ फिफ्थ तो छोड़ो, फर्स्ट सेकंड क्लास से कूट कूट के इतना भर दिया जाता है कि बच्चे को लगता है कि या तो कर ही लेना है, या तो उसको लगता है कि यार मन कुछ भी रहे करना तो यही पड़े, है ना। और एक्सपेक्टेशन को अगर हम पूरा कर पाते हैं तो वो बल्ले बल्ले हो जाता है, और नहीं कर पाते हैं तो कभी कोटा की कहानी हो जाती है। सुनते हो ना, कोटा में लोग सुसाइड कर लेते, बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए सुसाइड कर लेते हैं। माना कि उसके अलग अलग मतलब हो गए। मतलब मेरा ये है कि भाई दिमाग पे बोझ नहीं लेने का, दिमाग को कूल करके जिसकी जितनी भी समझ है उतना वो करेगा, और करेगा तो धीरे 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 वो ग्रोथ जरूर। एक्सपेक्टेशन का बोझ सर पे उठा के नहीं चलना चाहिए। तो आज की बात मेरी यहीं तक, और फिर चल अगले चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके मिलेंगे आपसे। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, गुड बाय।